नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं Avis24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। भोपाल में एमडी ड्रग्स तस्करों के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ गए हैं। क्राइम ब्रांच भोपाल में 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। एक विदेशी नाइजीरियन पुरुष और एक थाईलैंड की महिला एमडी ड्रग्स के मामले में आरोपी बनाई गई है। दोनों विदेशी नागरिकों पर पहले भी आपराधिक केस हैं, जिसमें नाइजीरियन के खिलाफ टीएलएफ थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। वहीं थाईलैंड की नागरिक महिला भोपाल और दिल्ली में रहकर ऑनलाइन ड्रग्स सप्लाई करती थी। यह महिला भोपाल में स्पा सेंटरों में काम करती थी। वहीं महिला के पास से 2.95 ग्राम एमडी बरामद हुआ है। इस महिला के खिलाफ भोपाल के गांधीनगर थाने में मामला दर्ज है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 8 अगस्त तक पुलिस को रिमांड मिली है। भोपाल में पकड़े गए एमडी ड्रग्स तस्कर यासीन मछली के रिमांड के दौरान पूछताछ में दोनों विदेशी नागरिकों की जानकारी मिली है। ये दोनों भी इस पूरे नेक्सस का हिस्सा है। और इसके अलावा एक दिन पहले ही गिरफ्तार किए गए AIMIM के पूर्व नेता के बेटे तौफीक निजामी को जमानत मिल गई है। क्राइम ब्रांच ने तौफीक निजामी को गिरफ्तार किया था। तौफीक को पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में क्राइम ब्रांच पुख्ता सबूत नहीं दे पाई, इसलिए कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर जमानत दे दी। राजधानी रायपुर से लगे तिल्दा में अधेड़ महिला की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने महिला के पड़ोसी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बताया कि सोमवार की रात आरोपी महिला के घर गया था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, जिसके बाद मृतका दोबारा शारीरिक संबंध बनाने की जिद की, लेकिन इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। इसी बीच आरोपी घर के पीछे की दीवार कूदकर भागने का प्रयास किया तो मृतका ने उसका पैर पकड़कर नीचे गिरा दिया। नाराज होकर आरोपी ने महिला का गला दबाकर जमीन पर कई बार पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी ने महिला को नग्न अवस्था में ही जमीन से उठाकर बिस्तर पर लिटाया और ऊपर से कंबल से शव को ढककर फरार हो गया। फिलहाल तिल्दा थाना पुलिस ने आरोपी तरुण मानिकपुरी को गिरफ्तार कर लिया है। तिल्दा में एक महिला सीता निर्मलकर जो अपने पति से अलग होकर के अकेले एक घर में निवास कर रही थी, जिसकी एक हत्या की घटना रिपोर्ट हुई है, जिस पर पूरी पुलिस पार्टी उसको विवेचना में जुटी हुई है। आरोपी को पहचान कार्रवाई कर ली गई है। आरोपी को गिरफ्तार करने, पता तलाश करने के लिए पार्टी लगी हुई है। शीघ्र गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। महादेव सट्टा ऐप को लेकर अंबिकापुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। अब नामजद आरोपियों की संपत्ति कुर्क जाएगी। पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई की तैयारी है और इसके लिए राजस्व विभाग से आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। दूसरी तरफ एक वायरल वीडियो में पुलिस आरक्षक प्रवीण सिंह पर गंभीर आरोप लगा है। एक युवक ने महादेव सट्टा ऐप मामले में शामिल होने का आरोप लगाया, जिसके बाद आईजी ने खुद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें कि अंबिकापुर पुलिस ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स को लेकर मामला दर्ज किया था, जिसके बाद कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन कुछ आरोपी अब भी फरार हैं, जिस पर पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। 21 फरवरी 2023 से प्रवीण सिंह आरक्षक बैच नंबर 500, इन्होंने हमसे काम करवाया था लगभग 1 महीने के करीब अपने गाड़ा घाट के किराए वाले घर पे, और उन्होंने हमसे महादेव सट्टा ऐप का जो काम होता है वो करवाया। वहाँ पे 1 महीने काम किया था और 1 महीने में प्रवीण सिंह जी को हमने लगभग 48 लाख का प्रॉफिट दिया था। ऑनलाइन बेटिंग ऐप के तहत में अपराध दर्ज हुए हैं, उसमें विधिवत कार्यवाही करते हुए आरोपी की जो संपत्ति है उनकी जांच और उनका ब्यौरा जो है मंगाया जा रहा है। तत्संबंध में जो विधिक प्रावधान है उनके अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभाग का एक आरक्षक है और साथ में उनके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे, जो लोग महादेव सट्टा ऐप में लिप्त थे। वीडियो की सत्यता के संबंध में जैसी भी चीज़ें सामने आएंगी उसके अनुरूप उसमें कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर में मौलाना कारी बशीर की पत्नी की मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सलमा की पीएम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें मारपीट और गंभीर चोट का उल्लेख है। बता दें कि बीते दिनों तालापारा निवासी मौलवी कारी बशीर की पत्नी सलमा के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।
मौलवी ने गुपचुप तरीके से उत्तर प्रदेश से ले जाकर शव को दफन कर दिया था। स्थानीय लोगों और परिजनों ने मौलवी पर हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद बिलासपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क किया और मृतका का शव कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें सलमा के साथ मारपीट की पुष्टि हुई। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। मृतिका है उसका पीएम कराया जाए, चूँकि वहाँ पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था कब्रिस्तान में, तो उसका वहाँ के संबंधित एसपी साहब को लेटर लिखा गया था मेरे द्वारा। तो उस लेटर के परिप्रेक्ष्य में मृतिका का डेड बॉडी का पीएम हुआ है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर हम लोग उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, गंभीरतम से गंभीरतम वो कार्रवाई हम लोग करेंगे। रायगढ़ जिले में चिटफंड कंपनियों से रकम की रिकवरी पुलिस के लिए सरदर्द बनी हुई है। जिले में 85,000 से ज्यादा लोगों ने चिटफंड कंपनियों में 250 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है, लेकिन इसके एवज में पुलिस अब तक सिर्फ 10 लाख रुपए की रिकवरी ही कर पाई है। जिले में सिर्फ 5 निवेशकों को ही पैसा वापस मिल पाया है। चिटफंड कंपनियों की जिन संपत्तियों का चिन्हांकन किया है, उनकी कुर्की की प्रक्रिया भी सालों से लंबित है। ऐसे में पीड़ित आज भी रकम वापसी की बाट जो रहे हैं। इधर मामले को लेकर कांग्रेस राज्य सरकार पर निशाना साध रही है, वहीं पुलिस चिटफंड कंपनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की बात कह रही है। जो वर्तमान की सरकार है, जिनको 1.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, चिटफंड कंपनियों द्वारा की गई ठगी के लेकर गंभीर नहीं है। आज रायगढ़ जिले में लगभग 85,000 लोग चिटफंड कंपनियों के ठगी के शिकार हुए हैं। लगभग 250 करोड़ का बड़ा घोटाला है और इसको लेकर सरकार गंभीर नहीं है। 39 करोड़ की संपत्ति का चिन्हांकन किया गया है और चिन्हांकन कर कलेक्ट्रेट में आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। 10 लाख रुपए थाना कोतवाली के एक प्रकरण में 5 निवेशकों का पैसा वापस कराया गया है। राजधानी रायपुर में IBC 24 की सूचना पर फिर एक बार नकली पनीर की फैक्ट्री पकड़ी गई। शंकर नगर में तेल पैट के डल्ले और दूध पाउडर मिलाकर नकली पनीर बनाया जा रहा था। शहर के बीच शंकर नगर में रामानंद बाग नाम का व्यक्ति नाले के ऊपर फैक्ट्री संचालित कर रहा था। संचालक कहने को तो एनालॉग का लाइसेंस उसने लिया हुआ था, लेकिन वह तैयार माल को पॉलीथीन में पैक कर पनीर के नाम से रायपुर के होटलों और ओडिशा में सप्लाई कर रहा था। नकली पनीर बनाने के लिए सत्ता और बेहद खराब क्वालिटी का पाम ऑयल इस्तेमाल इसमें किया जा रहा था। मछली रखने वाले सेकंड हैंड खरीदे गए थर्मोकोल के डिब्बों में पैक किया जा रहा था। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने, आप भी देखिए। रायपुर जो है नकली पनीर का कॉरिडोर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में साथ साथ ओडिशा में रायपुर से सैकड़ों टन पनीर हर दिन सप्लाई हो रहा है। शंकर नगर में एक पनीर फैक्ट्री का हम भंडाफोड़ कर रहे हैं। पहले आप देखिए, नाले के ऊपर ये फैक्ट्री चल रही है और गंदगी के ऊपर ही पनीर इसमें बनाया जा रहा है। अंदर कैसे गंदगी है हम आपको दिखाएंगे। स्थिति आप देखिए, ये थर्माकोल के डब्बे हैं जिसमें मछली लाई जाती है, इसे धोकर ये यूज़ करते हैं। कंपनी के कर्मचारी भी हैं, आपको उनसे भी मिलाएंगे, बात कराएंगे। ये देखिए, हम नकली पनीर क्यों बोलते हैं। ये ऐसा पनीर जाएगा मार्केट में जो तेल से और मिल्क पाउडर से घोल से तैयार होता है। आप अपने बच्चों को, घर के बड़ों को, बुजुर्गों को दूध का पनीर सोचकर खिलाएंगे, लेकिन ये तेल से बना हुआ है। अब इससे ये तैयार होता है, ये तेल से पनीर बनता है मिल्क पाउडर मिला के, और उसके बाद जो है उस घोल को खौलाया जाता है और उसके बाद इसे एसिड से फाड़ कर जो है पनीर के नाम पर जो माल तैयार होता है उसे बेचा जाता है, जो कि एनालॉगस होता है। यहाँ पर औचक निरीक्षण हुआ है, जिस पर आप लोगों के सूचना के बाद हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर एनालॉगस पनीर बनाया जा रहा है और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी उसमें एनालॉगस की सूचना नहीं डाली जा रही है। सफाई यहाँ पर सामने में जो है साफ़ सुथरा नहीं पाया गया है और वहाँ पर नाली के ऊपर में बनाया जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग इनको नोटिस भी जारी करेंगे। वो तेल से बना रहे हैं जी, इसका लाइसेंस लिए हैं सर, ये अपन लाइसेंस लिए हैं, लेकिन आप ये जो पनीर आप कहाँ सप्लाई करते हैं? मेरा उड़ीसा जाता है सर। अच्छा जी। जो उड़ीसा का ग्राहक खा रहा है उसे कैसा पता लगेगा कि ये तेल से बना हुआ है? ये सर अपन ने जो रेट इनको लगाते हैं, जो रेट से इनको दिया जा रहा है, उससे कस्टमर उनको भी ये पता है कि पाउडर का दूध है। स्थानीय लोग हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सीधा सीधा बात है, ये साहब जहर बेच रहे हैं पनीर बोल के। हमको तो ये भरोसा है कि हम पनीर खा रहे हैं। ये इनके माध्यम से विभिन्न डेयरियों को, विभिन्न होटलों को,
विभिन्न ऐसे संस्था है जहाँ पे ये जा रहा है। तो रायपुर में, मुरैना, आगरा, तमाम तरह जगह के लोग हैं, वो आकर यहाँ पर पनीर के नाम पर एनालॉगस तैयार कर रहे हैं। 220 रुपये में, 200 रुपये में सप्लाई होता है, होटलों में पहुँचता है, मोमो सेंटर में पहुँचता है, जिसे आप दूध का पनीर सोचकर खाते हैं। सीधा सीधा लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। देखते हैं, एक और रिपोर्ट हमने दिखाई है, एक और फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है कि कैसे मानकों को ताक पे रख कर काम किया जा रहा है। इस पर खाद्य विभाग क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। इधर इंदौर में रक्षाबंधन से पहले बाजार में मिलावटी मिठाइयों की बिक्री को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क है और इसी कड़ी में विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 7 क्विंटल मावा जब्त किया। जानकारी के मुताबिक एक ऑटो में संदिग्ध रूप से मावा ले जाया जा रहा था। मावे की गुणवत्ता पर संदेह होने के चलते तत्काल जब्त कर लिया गया। इसके अलावा सरवटे बस स्टैंड क्षेत्र में भी मावे के पैकेट बरामद किए गए। मावा ऑटो के जरिए अलग अलग स्थानों पर भेजा जा रहा था। मावे के सैंपल लेकर उन्हें जाँच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। कलेक्टर साहब के निर्देश हैं कि त्योहारों पर मावा और मावे से बनी वस्तुएं, मिठाई इत्यादि के सैंपलिंग करना है, नमूना कार्य करना है और जहां पर भी संदिग्ध वस्तु मिले उसको जब्त करना है। और इस आदेश के उपरांत ADM बैनर साहब ने 3 दल बनाए हैं। 3 दलों में से 2 दलों ने जो है अभी वर्तमान में लगभग 650 किलो मावा सीज किया है और अभी जो व्यापारी कुछ आने वाले हैं उनकी सैंपलिंग की कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में इसको संदिग्ध मान के सीज किया। ग्वालियर में खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच और ED अफसर बताकर बुजुर्ग दंपति को 22 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करने का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश सहकारी दुग्ध संघ के रिटायर्ड तकनीशियन डेयरी कॉलोनी निवासी अवनीश चंद्र और उनकी पत्नी को 9 जुलाई को डिजिटल अरेस्ट किया गया। ठगों ने दंपति को 700 करोड़ रुपए की लेन देन का हवाला देकर उनसे 7,10,000 रुपए फिरोजाबाद के एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराया। 22 दिन तक ठगों ने दिन रात बुजुर्ग दंपति को वीडियो और ऑडियो कॉल पर निगरानी पर रखा। ठगों के शिकंजे से निकलने के बाद दंपति गोला का मंदिर थाना शिकायत करने पहुंचे। उसी वक्त ठग का कॉल आ गया। तब TI हरेंद्र शर्मा ने ठग को फटकार लगाई, लेकिन कार्रवाई नहीं की और क्राइम ब्रांच थाने जाकर शिकायत करने की नसीहत दी। मामले में पुलिस की लापरवाही भी देखने को मिली। इस बीच क्राइम ब्रांच ने अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 9 तारीख से डिजिटल अरेस्ट करके 11 तारीख को 7,10,000 रुपए से RTGS कराया। अच्छा। जो कि फिरोजाबाद की बैंक का नंबर है इसका, तो उस पर कराया है। तो फिर उसके बाद जो मैं, चूँकि डिजिटल अरेस्ट कर रखा था, 24 घंटे मोबाइल पे जो है WhatsApp पर रखते थे वो। जब भी मेरे को बाहर जाना रहता था तो कहते थे कि आप हमें इन्फॉर्म करके जाएंगे, जिससे हम आपकी सुरक्षा करते रहेंगे, और ऑडियो पे लगा देते थे। मोबाइल उन्होंने उसको वीडियो कॉल पे ले रखे हैं, तो मुझे भी बिठा रखा था उन लोगों ने। तो मैंने पूछा भी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले हम आपके पति को बचाने के लिए आएंगे, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। कुछ समझ में ही नहीं आया उस समय हम लोगों को क्या करें कैसे, और डरा के रखा था कि आपके पति को हम पकड़ के ले जाएंगे, अरेस्ट करके ले जाएंगे। दंपत्ति है, उनने शिकायत की कि कुछ CBI और ED के ऑफिशियल्स को इम्पर्सोनेट करके उनको बंदी बनाया गया और उनसे 7 लाख की ठगी की गई है। आज आवेदन प्राप्त हुआ है साइबर क्राइम थाने पे। इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना कर आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। गुना जिले की राघोगढ़ थाना क्षेत्र का सबसे पॉश इलाका JP यूनिवर्सिटी में चोरी की वारदात सामने आई है। यूनिवर्सिटी कैंपस में 23-24 जून की रात कई फ्लैट्स में ताला तोड़कर लाखों की चोरी हुई है। घटना की जानकारी मिलती पुलिस ने जंगल से 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार 4 बदमाश यूनिवर्सिटी की लाखों रुपए की चोरी में शामिल थे। आरोपियों के पास से करीब 11,10,000 रुपए के जेवरात जब्त किए गए। मामले के 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। JP यूनिवर्सिटी के रहवासी आवास के 5 घर रात को चोरी हुई थी। आनंदपुर के पास मोहिया के जंगल में हमको सूचना मिली कि 6 बदमाश कहीं पे और डकैती की योजना बनाने के लिए बैठे हुए हैं। तत्काल टीम ने वहां दबिश मारी। दबिश मारने के बाद वहां पे ये 6 बदमाश मिले। फिर टीम इनको थाने लेकर के आई, इनसे पूछताछ करा, तब इन्हें बताया कि इन लोगों ने ही JP यूनिवर्सिटी में चोरी करी थी। देवास पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने
सतवास के रिटायर्ड शिक्षक प्रमोद गौर से 20,81,000 रुपए की ठगी की थी। आरोपियों ने पीड़ित को पुलिस अधिकारी बनकर मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी दी। आरोपी टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर अच्छा कमीशन देने का लालच देकर लोगों के बैंक खाते किराए पर लेते थे। इन बैंक खातों का उपयोग ठगी की राशि के लेन देन के लिए करते थे। पुलिस ने 11,61,000 रुपए की राशि होल्ड करवा दी है। आरोपी बैंक खातों का उपयोग करने के लिए हवाई यात्रा करते थे। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी ग्रेजुएट हैं और इनके खिलाफ देवास जिले में 37 जगहों पर और कई राज्यों में भी शिकायतें दर्ज है। पुलिस की विशेष टीमों ने दिल्ली, हरियाणा के पंचकुला, महाराष्ट्र के सांगली और इंदौर से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रमोद गौर एक रिटायर्ड टीचर हैं। करीब 20 लाख की राशि इनके खाते से हस्तांतरित हुई थी। हर्ष, ऋषिकेश और सुनील से पूछताछ के उपरांत पुलिस आगे बढ़ी और सोमेश्वर, जो कि अपने आप को टेलीग्राम पर सैम लिखता है, ये साउथ दिल्ली का रहने वाला है। इसी प्रकार संजय, जो कि अपने आप को वैम्पायर नाम से एक उसकी टेलीग्राम पर आईडी बनी हुई है, जो कि गाज़ियाबाद का रहने वाला है, और साथ ही गौरव, जो कि मूलतः नीमच का रहने वाला है। रेप के एक मामले में पन्ना जिले की बाल कल्याण समिति की गंभीर लापरवाही सामने आई है। नाबालिग से रेप के एक मामले में लापरवाही की हद हुई कि बाल कल्याण समिति ने नियमों को ताक पर रखकर फैसले लिए और पीड़ित को ही आरोपी के घर भेज दिया, जहां उसके साथ दोबारा रेप हुआ। पन्ना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामला फरवरी 2025 का है। जिले के पवई इलाके के एक गांव में रहने वाली 15 साल की नाबालिग को आरोपी भगा कर ले गया था, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी छतरपुर से हुई। पास्को एक्ट में उसे जेल भेज दिया गया। वहीं पीड़िता से नाराज परिजन उसे घर पर रखने को तैयार नहीं हुए, तो वन स्टॉप सेंटर में उसे ठहराया गया। पीड़िता फरवरी से मार्च तक वन स्टॉप सेंटर में रही। हद तो तब होगी जब पन्ना की बाल कल्याण समिति ने पीड़ित नाबालिग को आरोपी के परिजन के घर ही भेज दिया, जहां जमानत से छूटे आरोपी ने नाबालिग के साथ दोबारा रेप किया। जो फरियादिया है उसको वन स्टॉप सेंटर पे सुपुर्दगी पे आरोपी के ही परिवारजन को में से किसी एक को दे दिया गया था। तो फिर से घटना घटने के संबंध में पुलिस को जानकारी मिली और तो 0 पे कायमी करके इसको इसको छतरपुर भेजा गया। मेरे द्वारा तत्समय ही बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष को पत्र से सूचित कर दिया गया था कि आपके आदेश में जो त्रुटि प्रलक्षित प्रथम दृष्टया है उसको संशोधित करते हुए ठीक करें। नाबालिग पीड़िता को उसी घर पहुंचाया गया जिसके साथ में पूर्व में एक बालिग ने उसके साथ में दुष्कर्म किया था। उसने फिर से उसके साथ में दुष्कर्म किया। गहन जांच हो जाए तो इसमें बाल कल्याण समिति के साथ साथ महिला बाल विकास अधिकारी और कलेक्टर पन्ना सुरेश कुमार, ये दोनों अपराध के दायरे में आएंगे। पन्ना का प्रशासन और बाल कल्याण समिति द्वारा उस रेप पीड़िता को, नाबालिग को, दलित बच्ची को उन्हीं रेप के आरोपियों को सौंप दिया जाता है। लोगों पे तुरंत FIR होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ जंग जारी है, पर सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग ये जंग कुछ अनोखे ढंग से लड़ रहा है। कुपोषित बच्चों के पोषण के लिए सरकार के पास सिर्फ 12 रुपए, लेकिन गौशालाओं की गौमाता के भोजन के लिए 40 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। क्या ये कोई आंकड़ों की गलती नहीं है, बल्कि सरकारी दस्तावेजों में दर्ज एक सच्चाई है। देखिए IBC 24 की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कुपोषण से निपटने की जंग सरकार कैसे लड़ रही है, इसका जवाब जब विधानसभा में आया तो जमकर हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया के सवाल पर महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने लिखित जवाब में बताया कि अति गंभीर कुपोषित बच्चों को 12 रुपए प्रतिदिन का पूरक पोषण आहार केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है। ये तब है जब मध्य प्रदेश सरकार गौशाला में गौमाता के आहार के लिए विधानसभा में 40 रुपए प्रतिदिन की घोषणा कर चुकी है। इस पर कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने तंज कसते हुए कहा कि यहाँ अफसर 19,000 रुपए के काजू बादाम खा जाते हैं और गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए प्रतिदिन 12 रुपए। पूरे देश में सबसे ज्यादा कुपोषण मध्य प्रदेश में है। ये बताता है कि ये सरकार सीरियस नहीं है। और हमने जब सवाल करा कि आप कितना पैसा उनके इलाज में खर्च कर रहे हैं, तो इनका जवाब आया हम 8 रुपए से 12 रुपए प्रतिदिन उनको दे रहे हैं। क्या 8 से 12 रुपए में इलाज हो जाएगा? 8 से 12 रुपए उनके लिए पोषण आहार के लिए पर्याप्त है। 70 रुपए लीटर तो दूध मिलता है और इनके मंत्री एक दिन में 19,000 के तो काजू बादाम खा जाते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में कुपोषण एक गंभीर समस्या है,
धार, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा और बालाघाट जैसे आदिवासी बहुल जिलों में हालात बेहद चिंताजनक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जिलों में हर 4 में से एक बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि हम लगातार जन जागरूकता कर रहे हैं, केंद्र सरकार से भी फंड मांगा है। हम लोगों को जितना खर्च करना चाह रहे हैं हम उतना कर रहे हैं और हमने केंद्र सरकार से भी इसमें डिमांड करी है और हम नवाचार करके, इसमें यही नहीं कि उस बजट पे निर्भर है, नवाचार करके कई जिलों में हम अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हम इसका अच्छा रिजल्ट देखेंगे और हमें दिखने को मिल रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कुपोषण के आंकड़े क्या कहते हैं। मध्य प्रदेश में 1,36,000 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। 29,830 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। 1,06,000 बच्चे मध्यम रूप से कुपोषित हैं। राष्ट्रीय औसत कुपोषण दर 5.40% है, जबकि मध्य प्रदेश की दर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक 7.79% है। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषण आहार दिया जा रहा है। सामान्य बच्चों के लिए 8 रुपए प्रतिदिन, गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए 12 रुपए प्रतिदिन, एनआरसी में भर्ती बच्चों पर एक बार में 980 रुपए प्रति बच्चा खर्च है। सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के जवाब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि कुपोषण के खिलाफ जंग क्या ऐसे सीमित बजट के साथ जीती जा सकती है? क्या कुपोषण की लड़ाई में राज्य सरकार सिर्फ केंद्र सरकार के बजट के भरोसे है? यही वजह है जब कहा जाता है एमपी अजब है, सच में गजब है। विवेक कुमार पटैया, IBC 24, भोपाल। मंदसौर के सरकारी जिला अस्पताल से लापरवाही का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात नर्सें इलाज छोड़कर मेहंदी लगाते हुए नजर आई। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वीडियो डिलीवरी वार्ड का बताया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। जहां महिलाएं प्रसव पीड़ा में थी, नर्सें अपनी हथेलियों पर मेहंदी लगा रही थी। वीडियो वायरल होती प्रशासन हरकत में आया। वीडियो में नजर आ रही नर्सों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर पी रावत ने बताया कि मैटरनिटी वार्ड में तैनात 2 नर्स मेहंदी लगाते हुए वीडियो में दिख रही हैं। अब दोनों नर्सों को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। वीडियो वायरल हो रहा है मैटरनिटी में कुछ स्टाफ का मेहंदी लगाते हुए, तो उनको ड्यूटी टाइम पर इस तरह की चीज़ करना बिल्कुल गलत है और उन्हें हमने कारण बताओ सूचना पत्र दिया है कि ड्यूटी पर इस तरह की चीज़ क्यों की उन्होंने, और उक्त वार्ड से उनकी ड्यूटी भी हटा के अन्य दूसरे वार्ड में लगा दी गई है। तो भविष्य में अगर इस तरह की चीज़ होगी तो निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे। दमोह के जिला अस्पताल से शर्मनाक तस्वीर सामने आई, जहां दिन दहाड़े अस्पताल परिसर में 2 लोग खुलेआम शराब पीते नजर आए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों शराबी जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था के तमाम दावों को ठेंगा दिखाते हुए मैखाने में तब्दील किसे कर दिया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 व्यक्ति अस्पताल के भीतर बैठकर खुलेआम बहुआ कच्ची शराब पी रहे। सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि उनके पास बीड़ी भी थी। स्थानीय लोगों ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। वीडियो वायरल होती है अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे। वहीं अस्पताल प्रबंधन मामले में कार्रवाई की बात कह रहा। जी अभी वीडियो में जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि सर्जिकल वार्ड के उधर एक व्यक्ति कच्ची शराब या 2 व्यक्ति कच्ची शराब पीते हुए देखे गए हैं और ये मेरा भी संज्ञान में आया है। और यदि गार्डों द्वारा इनकी चेकिंग नहीं की जा रही है, अस्पताल में शराब आ रही है, तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। अनूपपुर जिले में पुलिस की वर्दी की छवि को धूमिल करते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। भालूमड़ा थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक अखिलेश तिवारी ड्यूटी के दौरान शराब पीते नजर आ रहे हैं। वीडियो भालूमाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमुना की एक किराना दुकान की बताई जा रही है, जहां ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी शराब पी रहा है। वीडियो सामने आने के बाद थाना प्रभारी ने प्रधान आरक्षक पर जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि IBC 24 नहीं करता। थाना भालूमाड़ा का प्रधान आरक्षक अखिलेश तिवारी क्रमांक 199 के द्वारा किसी दुकान पर बैठकर शराब पीने की वीडियो वायरल हो रही है। उक्त संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय ने मंगलवार को मंत्रालय में वन और कौशल विकास विभाग की बैठक ली। इस दौरान वन मंत्री केदार कश्यप समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद थे। वन विभाग के समीक्षा बैठक में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि वन्य प्राणियों की ओर से जनहानि, पशुहानि और फसल की क्षति
की घटनाएं राज्य के वनांचल क्षेत्र में चुनौती बनकर उभर रही है। ऐसी स्थितियों में सरकार की जिम्मेदारी है कि पीड़ितों को जल्द सहायता उपलब्ध कराई जाए। वहीं कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम विष्णु देसाई ने युवाओं के कौशल प्रशिक्षण को सीधे रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ प्रशिक्षण देना नहीं बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना है। इसके लिए विभाग में प्रभावी कार्य योजना जरूरी है। बस्तर में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल 3 दिनों के दौरे पर हैं। पहले दिन जगदलपुर स्थित ढिमरापाल मेडिकल कॉलेज और महारानी अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने अस्पताल की व्यवस्थाओं, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का जायजा लिया। बस्तर को मलेरिया मुक्त बनाने की योजना का जिक्र करते हुए मंत्री ने बताया कि 16 लाख मलेरिया टेस्ट का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक 1.5 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल कोंडा गांव और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरस गांव का निरीक्षण उन्होंने किया। स्थानीय व्यक्ति ने स्वास्थ्य सुविधा को लेकर मंत्री के सामने समस्या रखा। वहीं मौके पर जिला कांग्रेस के पदाधिकारी भी मंत्री को ज्ञापन सौंपकर स्वास्थ्य सुविधा सुदृढ़ करने की मांग की। निरीक्षण के दौरान मंत्री जायसवाल ने अस्पताल में उपचार करा रहे मरीजों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्हें मिल रही चिकित्सा सुविधाओं के बारे में भी बात की। बस्तर को मलेरिया मुक्त बस्तर भी बनाना है, उसके लिए विशेष कार्य योजना 12वां चरण का हमारा चल रहा है। 16 लाख लोगों का मेडिकल टेस्ट करने का बस्तर संभाग का हमारा लक्ष्य है और हम इस दिशा में 1.5 लाख के आसपास टेस्ट कर चुके हैं और डोर टू डोर जाकर टेस्ट करने का लक्ष्य है। दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में हैं, कोई दवाई नहीं भी होगी तो उसके लिए जिले के CMHOs को हम लोगों ने ये निर्देश कर रखा है। रायगढ़ जिले में हमर लैब की स्थापना के लिए स्वास्थ्य विभाग स्थल तय नहीं कर पा रहा। योजना के लिए 2 सालों से राशि स्वीकृत पड़ी है, लेकिन भवन नहीं मिलने की वजह से योजना अब तक अधर में लटकी हुई है। लेट लतीफी की वजह से गरीब परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। वहीं विपक्ष विभागीय उदासीनता को लेकर सवाल उठा रहा है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। दरअसल योजना के तहत शहर में 2 स्थानों पर हमर लैब की स्थापना होनी थी, लेकिन केवड़ाबाड़ी में सामुदायिक भवन के चयन पर पार्षदों के विरोध और जिला चिकित्सालय भवन के जर्जर होने की वजह से दोनों स्थल पर लैब को मंजूरी नहीं मिल सकी। वहीं सिविल सर्जन का कहना है कि वर्तमान में नए सिरे से बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। भवन निर्माण पूरा होते ही लैब की स्थापना की जाएगी। पता चला कि हमारा लैब खोलने के जो प्रावधान था, जिसमें गरीब आदमी को फायदा होना था, आज तक खुल नहीं पाई। ये बहुत ही दुखद बात है कि ऐसा हो रहा करके, और खुल जाता तो शहरवासियों को लाभ होता है इससे, पैथोलॉजी से। भाजपा की सरकार आई है, इन्होंने द्वेषपूर्ण नीति अपनाते हुए अभी तक स्थल का चयन नहीं किया है। यह जिला अस्पताल में इस मामले में बिल्डिंग का जगह इनको देना था हमारे लैब के लिए, लेकिन आज तक इसका कोई भी चयन नहीं हुआ है। जिला अस्पताल में संचालित होनी थी, लेकिन भूमि आवंटन की वजह से थोड़ा रुका हुआ था। ये प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें आम जनता को, मरीजों को सभी टेस्ट का फ़ायदा होना था। तो इसके लिए ज़मीन का चिन्हांकन हो चुका है, तो जल्द ही हमारे लैब का लाभ जो है यहाँ की जनता को मिलेगा। वाड्राफनगर में सरकारी दावों के ज़मीनी हकीकत क्या है, इसकी तस्वीर एक बार फिर से सामने आ गई है। यहाँ एक गर्भवती महिला ने अस्पताल पहुँचने से पहले रास्ते में बच्चे को जन्म दे दिया और वजह पुल नहीं था, सड़क नहीं थी। ये घटना वाड्राफनगर सोनहत गांव की है। तस्वीरें आप देखिए। जहाँ एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई, पर गांव तक अस्पताल की गाड़ी क्या, एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच सकी। महिला नवजात को जन्म देने के बाद 15 किलोमीटर तक बाइक पर बैठाकर सिविल अस्पताल रघुनाथ नगर लाया गया, जहाँ माँ और बच्चे का इलाज जारी है। भाई बहुत भारी परेशानी था, रोड भी नहीं है, पानी भी बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत रेंग के रोड पर आए। रास्ता नदी डाके के बाद डिलीवरी हुआ, रास्ता पर डिलीवरी हुआ। महिला के द्वारा कल प्रसव पीड़ा होने के बाद उनके द्वारा पैदल शायद जा रही थी रघुनाथ नगर PSC, और बीच रास्ते में उनका डिलीवरी हुआ है। इस संबंध में मैंने BMO से भी एक प्रतिवेदन मांगा है, जांच करके प्रस्तुत करेंगे वो। जबकि वहाँ शंकरपुर में हमारे 2-2, 3-3 कार्यकर्ता हैं, तो ऐसा क्या परिस्थिति क्या उसको पैदल वहाँ तक जाना पड़ा है। और अभी बच्चा और जच्चा दोनों हमारे ब्लॉक
सिविल अस्पताल वाटरनगर में एडमिट हैं, जो दोनों का कंडीशन फिलहाल स्टेबल है। धार के नालछा जनपद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने। यहाँ शासकीय रिकॉर्ड में 2 जीवित व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया। मामले को लेकर पीड़ितों ने नालछा थाने और जनपद पंचायत सीईओ को शिकायत करते हुए पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि संबल योजना के तहत उन्हें मृत बताकर किसी अन्य व्यक्ति ने उनके नाम पर 6 लाख रुपए निकाल लिए और दस्तावेज में उनके परिजनों को रुपए देने की बात लिखी गई है। मामले का खुलासा तब हुआ जब अनिल नाम के एक युवक ने गाँव में सर्वे किया। सर्वे के दौरान उन्होंने बताया कि 2 लोगों को मृत घोषित कर उनके नाम से पैसे निकाले गए। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। मामले को लेकर पीड़ितों ने अपर कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। सर, हमको इमीडिएट दोषी कर दिया, तो हम बताना है कलेक्टर साहब को कि हम जिंदा है सर, ये बताना है। हमारे साथ में वो धोखाधड़ी हुई, वो पैसे निकाल दिए 2 लाख रुपया और अशराफ के नाम से 4 लाख रुपये निकले। वो एक्सीडेंट में हमारे सामान्य मृत्यु हुआ। हाँ, इस तरह का वो मामला आया है, तो मैंने कहा कि आप अपना जो आधार कार्ड लगा करके हमको आवेदन दो कि इस तरह से कैसे हो गया, जिंदा व्यक्ति को मृत कैसे बता दिया। आपको जाँच कराएंगे, पूरी कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कुछ कंप्यूटर की कोई त्रुटि हुई होगी, क्योंकि वो लोग सही कह रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा था। बिना मान्यता के प्रदेश में चल रहे नर्सरी स्कूलों के मामले में याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि गली मोहल्ले में स्कूल खोलकर पैसे कमाने वाले मालिक मर्सिडीज गाड़ियों में घूम रहे हैं और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। पान दुकान की तरह बिना मान्यता के नर्सरी स्कूल चल रहे हैं। शिक्षा विभाग ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताया कि 5 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 2013 से लागू किए गए नर्सरी शालाओं के मान्यता लेने वाले अधिनियम को रद्द किए जाने का प्रस्ताव है। इस शपथ पत्र पर चीफ जस्टिस भड़क गए। उन्होंने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि जो भी आप लोग बदलाव करेंगे वह बदलाव की तिथि के बाद से लागू होगा, ना कि पहले से। कोर्ट ने सवाल उठाया कि 2013 से तो नर्सरी स्कूलों के लिए भी मान्यता लेने का प्रस्ताव था, पर स्कूलों ने 12 साल बिना मान्यता के स्कूल कैसे चला लिए। कोर्ट ने कहा, जिन्होंने बिना मान्यता के 12 साल स्कूल चलाए उन्होंने बच्चों और पेरेंट्स के साथ फ्रॉड किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए और हमें बताइए। 28 जुलाई 2025 को आपकी रिपोर्ट आई, उसके बाद नर्सरी स्कूलों के लिए मान्यता लेने का प्रावधान नहीं होगा। ग्वालियर के दौलतगंज इलाके में बैड मार्केट में एक पुराना मकान धराशायी हो गया। ये 2 मंजिला मकान पत्थरों से बना था, जिसकी चपेट में आने से 3 गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। नगर निगम और पुलिस का अमला मौके पर पहुंच गया। आसपास के मकानों को खाली कराया जा रहा, साथ ही क्षतिग्रस्त मकान को अब तोड़ने की कार्रवाई की जा रही। निगम के अधिकारी पवन शर्मा के मुताबिक ये मकान जर्जर था, नोटिस दिया गया था, फिर भी इस मकान को खाली नहीं किया गया। जायजा लिया हमारे सहयोगी नासिर कौरी ने। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में लगातार जो बारिश हो रही है उसके बाद जो जर्जर मकान है वो गिर रहे हैं। ऐसा ही एक मकान ग्वालियर की बैंड मार्केट में गिरा हुआ है। ये बीजेपी के पार्षद हैं, उनका मकान है। निगम का दावा है कि उन्होंने इस मकान को खाली करने का नोटिस दे दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये मकान खाली नहीं किया गया और यही वजह है कि आज अल सुबह ये जो मकान था भरभरा के गिर गया। हमारे साथ में निगम के जो ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। उनके मुताबिक इस मकान को भाई क्या कहेंगे, क्या स्थिति है मकान की? मकान अभी जर्जर कंडीशन में, गिराव स्थिति में, इसको आज उतरवाते हैं। बोला है भवन स्वामी इसको उतारेंगे भी। पुराना बाजार है, पुराने बाजार में सारे मकान पुराने स्थित हैं। लगभग 60-70 साल 80 साल पुराना मकान है। रिकॉर्ड में देख के बताएंगे। नोटिस जारी किए गए सारे मकानों को, इनको भी नोटिस जारी किया गया है। रिकॉर्ड में अनुसार जो भी होगा कार्रवाई हम करेंगे। तो देखेंगे कि पुलिस भी यहाँ पर पहुँच गई और आसपास का जो मकान है जो रहते हैं उन लोगों का भी घरों को खाली कराया जा रहा है। तो ये जो मकान है वो भी खाली कराया जा रहा है। हमारे मैडम क्या कहेंगे, क्या स्थिति है? कितने लगता है कि अगर समय अल सुबह हो गया, अगर शायद बाद में होता तो और भी लोग चपेट में आ सकते थे? क्योंकि बहुत कंजेस्टेड गली है, वो कंजेस्टेड गली है, तो मकान गिर गया। तो उस टाइम पे पब्लिक नहीं थी, अच्छी बात है, कोई जनहानि नहीं हुई है, मगर गाड़ियाँ वगैरह रखी थी, वो 3 गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये बगल में बिल्कुल लगा हुआ मकान है, तो यहाँ पे लोग रहते, तो उनको भी थोड़ा हटने के लिए, एहतियात के लिए हटने के लिए कह रहे हैं। जब ये थोड़ा सुरक्षित हो जाएगा वातावरण यहाँ का, तो फिर वापस ही आ सकते हैं। देखिए, सवाल यही है कि ये बीजेपी के जो पार्षद हैं उनका मकान है। निगम का दावा है कि उन्होंने नोटिस दे दिया गया था कि यह मकान को खाली कर दिया जाए, लेकिन मकान को खाली नहीं किया गया और आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से भरभरा के गिर गया। अगर शायद कोई और होता उस समय या चहल पहल होती तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो कुल मिला के देखा जाए तो मकान हालांकि गिर गया है, 3-4 गाड़ियां हैं वो डैमेज हो गई हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। लेकिन अब एहतियात के तौर पर जो आसपास का जो मकान है उनको जो खाली कराया जा रहा है, जिससे आगे कोई स्थिति
खराब न हो। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। इंदौर में हेलमेट के बिना पेट्रोल न देने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ता संभाग आयुक्त कार्यालय पर एकत्र होकर प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने के फैसले को तानाशाही बताते हुए इसे काला कानून करार दिया। कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सड़कें सुधारने और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने की बजाय आम जनता पर अनावश्यक नियम थोपे जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि हेलमेट को अनिवार्य करने के फैसले को तत्काल वापस लिया जाए, नहीं तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। लगाने का निर्णय लेना है तो 13 लाख हेलमेट पहले उपलब्ध कराइए। और मैं तो सरकार को कहता हूँ कि इतने दयावान हो आप लोग, जनता की जान माल की इतनी चिंता है तो फ्री हेलमेट देना चाहिए। फ्री हेलमेट सरकार दे। कई चीज़ों में वोट चाहिए तो लाडली बहना को पैसे मिलते हैं, ऐसे हेलमेट फ्री दिए जाए। तो आज हेलमेट के विरोध में ये तुगलकी निर्णय नहीं, चरणबद्ध तरीके से करिए, तब जनता आपके इस निर्णय को मानेगी। शहर में सड़कें कम और गड्ढे ज़्यादा। क्या शहर का ट्रैफिक उस लेवल का है जहां आदमी हेलमेट पहन के निकलेगा? अगर हम आउटर शहर की बात करें तो चारों तरफ गड्ढे गड्ढे हैं। शहर में अंदर घुस जाओ तो चारों तरफ गड्ढे गड्ढे हैं। कैसे संभव है कि आदमी किसी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा होगा और घंटों हेलमेट पहन के खड़ा होगा तो उसको घुटन महसूस होगी कि नहीं होगी? हमारा विरोध है। हेलमेट निश्चित रूप से आदमी को पहनाना है, लेकिन आपसी सामंजस्य से पहले आप सरकार व्यवस्थाएं माकूल बनाए ताकि हेलमेट आदमी खुशी खुशी पहने, ना कि तानाशाही से पहने। राजगढ़ जिले के सारंगपुर में 5 दिन से लापता युवक की लाश संदिग्ध हालत में नाले से बरामद हुई है। सारंगपुर के श्रीलंका ग्राउंड के पास से गुजर रहे लोगों को तेज बदबू आई। जब लोग नाले के पास पहुंचे तो वहां घास फूस में दबा एक युवक का शव मिला। जानकारी मिलती पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। तभी गुस्साए परिजनों ने देर रात सारंगपुर थाने का घेराव कर दिया। हालात बेकाबू होता देख एसपी अमित तोलानी ने भारी पुलिस बल बुलवाया, जिसके बाद परिजनों के हंगामे पर काबू पाया गया। वहीं एसपी का कहना है कि शव का सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में पोस्टमार्टम किया जाएगा, तो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई किया जाएगा। पार्थिव शरीर मिला है और शव का पंचनामा करके शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। संभवतः ये होमिसाइडल लग रहा है और इसमें सारी हम संभावनाएं देख रहे हैं कि किससे वो मिला था, किससे लास्ट बातचीत हुई थी, कौन इसमें आरोपी संभवतः हो सकता है। उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें जल्द हम कार्रवाई करके खुलासा करेंगे। इंदौर में सरकारी मंदिरों की जमीन को निजी नामों पर दर्ज करने का मामला अब गंभीर होता जा रहा है। कई तहसीलदारों ने डीडी और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर नामांतरण कर दिया। हाल ही में प्रशासन ने पिपलिया, कुमार और भानगढ़ सहित अब तक 100 करोड़ से ज़्यादा की मंदिर की सरकारी ज़मीन मुक्त कराई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी प्रक्रिया बिना उच्च अधिकारियों की अनुमति के कैसे पूरी हो गई। राजस्व विभाग के वरिष्ठ अफसरों ने अब सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में स्थित मंदिरों की ज़मीन की जाँच करें। दरअसल 1965 के शासनकाल में इंदौर जिले में करीब 365 मंदिरों की जमीन दर्ज थी। बाद में इन जमीनों का देखरेख करने वाले ने निजी नामों में दर्ज करा दिया। कई मामलों में कोर्ट का हवाला देकर नामांतरण किया गया, जबकि कानूनन कलेक्टर की अनुमति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। 2018 में जब जीआईएस सिस्टम लागू हुआ तब कई नामांतरण के मामले सामने आए। और देखिए, खेड़ापति हनुमान मंदिर के नाम पे जो ज़मीन थी वो जो संबंधित पुजारी था उसको देखरेख के लिए प्रदान की गई थी, लेकिन उसके द्वारा गलत तरीके से कुछ लोगों को ज़मीन बेची गई थी। उसका हमने नामांतरण भी कैंसिल करके उसको शासकीय किया है और उसका कब्जा भी प्राप्त किया है। आगे भी जो कोर्ट के इस प्रकार के कार्रवाइयाँ होंगी उसमें शासन का पक्ष मजबूत तरीके से रखा जाएगा। हम अभी तक लगभग पिछले 2 महीने में ही 4-5 ऐसी बड़ी ज़मीनों का कब्जा ले चुके हैं और आगे भी ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इंदौर नगर निगम परिषद को आज 3 साल पूरे हो गए। 3 साल पहले बनी परिषद में शहर के विकास को नई दिशा देने के कई वादे किए गए थे। निगम ने आत्मनिर्भर बनने का सपना दिखाया, शहर को सोलर सिटी बनाने की बात कही गई, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी कई वादे अधूरे हैं। हालांकि शहर सुधार में कई काम किए गए, लेकिन अभी भी प्राथमिकताओं की बात करें तो वो अधूरी है। मामले को लेकर विपक्ष का कहना है कि इन 3 सालों में सिर्फ प्रचार हुआ, विकास के नाम पर सिर्फ पोस्टर बदले गए, तस्वीरें खिंचवाई गई। वहीं महापौर का दावा है कि शहर में पिछले 3 सालों में कई कामों की शुरुआत की गई। और स्वच्छता जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है उसको मेंटेन रखते हुए उसको भी एक नए लेवल पे ले जाने का काम
चाहे वो घर घर कचरा कलेक्शन का ऐप हो, व्हाट्सएप चैटबॉट हो, या सारे कचरे की प्रोसेसिंग हो, कपड़े से कपड़ा बनाने की बात हो, खराब तेल से फ्यूल बनाने की बात हो, एनिमल कार्ड का शुरू करने की बात हो, इन सब की आधारशिला या इनको बनाने का काम भी हमने पिछले 3 सालों में किया है। मेरा निवेदन है कि कान्हा नदी का मामला हो, जो नदी नाला बन चुकी है, आज तक नदी नहीं बन पाई, करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ड्रेनेज घोटाला, जिसमें एक अभय राठौर को छोड़ दे तो किसी भी बड़े अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैसे संभव है कि मात्र 10 फर्मों को इतने हजारों करोड़ रुपए का पेमेंट हो जाता है? निश्चित रूप से सारी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, सारे अधिकारी लोग मिलजुल कर जनता के पैसे को लूट रहे हैं, पलिता लगा रहे हैं। ग्वालियर नगर निगम की बैठक में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। दरअसल ग्वालियर महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार पिछले 3 बैठकों में शामिल नहीं हुए। उन्होंने स्वास्थ्य सही नहीं होने की बात कही है। ऐसे में शहर की सड़क, पानी और जलभराव के मामले में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। आपको बता दें कि मंगलवार को 11 बिंदुओं पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी। 2 बार लगातार हंगामा और महापौर की अनुपस्थिति के कारण बैठक रद्द करना पड़ा। आज भी बैठक शुरू होते हंगामा हो गया। विपक्ष का आरोप है कि महापौर की एमआईसी ने अपने अधिकार क्षेत्र से हटकर निगम का बजट लैप्स न हो जाए, इसलिए प्रस्ताव पास कर दिया गया था, जिस पर बीजेपी पार्षद और नेता प्रतिपक्ष ने हंगामा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव गलत तरीके से पास किया गया। इसके अलावा सामुदायिक केंद्रों पर दबंगों के कब्जे और शुल्क बढ़ोतरी के मामले में कांग्रेस और बीजेपी पार्षद एक दूसरे के खिलाफ जमकर हंगामा करते रहे। पहले भी माननीय पार्षद साहिबान द्वारा ये विषय उठाया गया था और मेरे द्वारा संज्ञान में लिया जाकर इस पर कार्रवाई कराई गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल हमारे जो जानकारी में 14 सामुदायिक भवनों पर अतिक्रमण पाया गया था, जिसमें 3 भवनों पर अतिक्रमण मुक्त भी कराया जा चुका है। 11 पर जो है, जो मेरे पास सूची भी है, उस पर कार्यवाही अभी गतिशील है। उसमें नोटिस देकर और आगे प्रक्रिया अपनाई जाकर उनको भी अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। हर वार्ड में प्राय सामुदायिक भवन बने हुए हैं और सामुदायिक भवन जो बने हुए हैं, अधिकतर वार्डों में जो शिकायतें हैं कि सामुदायिक भवन पर वहाँ के स्थानीय लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो उन कब्जों को खाली कराने के लिए पूर्व में भी हमने अपनी बात रखी थी और आज रखी है कि उनको खाली कराएं। पुनर्नियोजन होता है, इस राशि को उधर दूसरे विकास कार्य में लगा देना। मानव प्रतापपुर में धर्मांतरण के विरोध में 2 घंटे बंद का आयोजन किया गया। सनातन समाज के बैनर तले आयोजित इस बंद को सर्व हिंदू समाज ने समर्थन दिया। नगर में विशाल रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में महिलाएं, युवतियां और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। रेस्ट हाउस के सामने सभा का आयोजन हुआ। व्यापारियों ने भी बंद में सहयोग किया। सनातन समाज का आरोप है कि भानु प्रतापपुर नगर समेत आसपास के गाँव में धर्मांतरण और चंगाई सभा की जा रही है। उनका कहना है कि क्षेत्र में लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। यह कि संयोजित योजना का हिस्सा है, इसके लिए कड़े कानून होने चाहिए। आज भानु प्रतापपुर नगर केंद्र के बीच में सनातन समाज परिषद भानु प्रतापपुर का एक विशाल रैली और ज्ञापन का कार्यक्रम था, जिसका विषय मुख्य रूप से विदेश से संचालित धर्म ईसाई जो कि गांव-गांव प्रवेश कर चुका है और वहां हमारे जनजाति बंधुओं को, आदिवासी बंधुओं को, पिछड़ा वर्ग एवं समाज के लोगों को लालच दे करके दबावपूर्वक धर्मांतरण करने का काम कर रहे हैं। विधायक गोलू शुक्ला और उनके बेटे के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि चौथे सोमवार को एक बार फिर महाकाल मंदिर में नियमों का उल्लंघन का मामला सामने आया। इस बार कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी गर्भगृह में प्रवेश कर पूजन करते हुए वो नजर आए। कथावाचक का पूजा करते वीडियो सामने आया। मामले में मंदिर प्रशासन का कहना है कि पुंडरीक गोस्वामी को संत होने के नाते नियमानुसार गर्भगृह में प्रवेश दिया गया। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में खाद की कमी होने से किसानों को संकट से जूझना पड़ रहा। मंडला जिले में डीएपी और यूरिया के लिए किसानों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। खेरी गोदाम के खाद्य विपणन केंद्र पर सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। महिला और पुरुष किसान दोनों काउंटर के बाहर कतार में हैं। भीड़ को काबू में करने के लिए अब पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस अब भीड़ को लाइन में लगाने और व्यवस्था बनाने में जुटी है। वहीं नर्मदापुरम मुख्यालय पर स्थित मार्कफेड के गोदाम पर किसानों की लंबी कतार लगी है, लेकिन देर शाम तक किसानों को भूखे प्यासे लाइन में खड़े रहने के बाद भी खाद नहीं मिलने से उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। समय पर खाद नहीं मिली तो फसल पर असर पड़ेगा, साथ ही किसानों को आर्थिक नुकसान भी होगा।
एक आधार कार्ड या कितने भी रकबा हो उसको 2 बोरी दी जा रही है। अगर जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन है उसको 2 बोरी में क्या होगा? रकबा के हिसाब से तो कम से कम खाद दी जानी चाहिए, इसलिए इसमें भीड़ कम हो। कोई है मिलेगा करके, लेकिन राइट साइड को जो आते हैं उनको पहले दिया जाता है, जो लाइन में लगे उनको अभी तक ही खाद नहीं दिया गया। वही मायने में एक बार ही दे देना चाहिए, है ना, एकड़ के हिसाब से जो भी रकबा है उसके हिसाब से। अधिकारी बोल रहे हैं कि लाइन में रहो, और आधी लाइन को देता है, आधी लाइन को भगा देता है। ये यार खाद नहीं है, खाद को ये नहीं मिल रहा, किसी को नहीं मिल पा रहा, किसान परेशान है। 50 ब्लैक में बेच रहे जी। बोलो यार, हमें तो 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया साहब, 21 दिन तो 1 महीना हो गया कि खाद आज आ रही है, कल आ रही है, यहाँ से बेवकूफ बना रहे हैं। यूरिया कम मात्रा में आ रहा है, इस वजह से समस्या बनी हुई है। और यूरिया की तो 500 मीट्रिक टन की जरूरत, सीजन भर में तो 5000 टन पूरा लगता है, और अभी टुकड़े मिलते रहता तो पूर्ति हो जाती है। अभी आज और आएगा, अभी 200 मीट्रिक टन का है अपना ऑर्डर, इस हफ्ते में लगभग 400 टन मिल जाएगा लोगों। कोरबा और कटघोरा वन मंडल में एक बार फिर गजराज उत्पात मचा रहे हैं। दूसरी तरफ इंसान भी हाथियों के साथ छेड़छाड़ करते नजर आ रहे हैं। कटघोरा पसान मार्ग में ग्रामीण शोर मचाकर हाथियों को खदेड़ रहे हैं। हाथी जंगल से निकलकर सड़क पार करते हुए दूसरे जंगल जा रहे हैं, तो किसान अपने फसल की रक्षा के लिए उन्हें लगातार दौड़ा रहे हैं। भयभीत हाथी चिंघाड़ते हुए अपनी जान बचाने दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे ग्रामीण दौड़ रहे हैं। लोगों को मजा भी आ रहा है, लेकिन इसके अंजाम से वो पूरी तरह से अनजान है। हाथी अगर आक्रामक हुआ तो वह किसी के वश में नहीं आएगा, क्योंकि वन विभाग सिर्फ चेतावनी की खानापूर्ति में लगा हुआ है। इधर कोरबा जिले में ही हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार तौलीपाली और कुदमुरा गांव में एक दंतैल हाथी ने जमकर तबाही मचाई है। जंगल से भटककर गांव के भीतर घुसा यह हाथी न केवल सड़कों पर घूमता नजर आया, बल्कि मवेशियों को दौड़ाता भी देखा गया। घटना की तस्वीरें और वीडियो गांव के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में नशे का गढ़ कहे जाने वाले कबाड़ी मोहल्ले में पुलिस बल ने दबिश दी। इस कार्रवाई के बाद अब दोपहर में रीवा जोन के आईजी गौरव राजपूत स्वयं पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, मोहल्ले का निरीक्षण किया। सूत्रों के अनुसार दबिश के दौरान कुछ लोगों को नशीले कप सिरप के साथ हिरासत में लिया गया। कई संदिग्ध स्थानों की तलाशी जारी है। आईजी ने अधिकारियों को इस क्षेत्र में नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। पुलिस के इस बड़ी कार्रवाई से कबाड़ी मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप की स्थिति है। आज सुबह पुलिस अधीक्षक रीवा को निर्देशित किया कि इसमें रेड की कार्रवाई करवानी है, जिसमें पुलिस ने भारी बल के साथ इस पूरे कबाड़ी मोहल्ले के अंदर रेड करी है। और जो फॉरेक्स के बेचने वाली महिलाएं हैं, तस्कर हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं और काफ़ी माल मछली का भी बरामद हुआ है। इस तरह का नशे का व्यापार जारी है, उनको चिन्हित ऑलरेडी किया जा चुका है और समय समय पर उन पर रेड की कार्रवाई संपादित आगे भी कराई जाएगी। शहडोल के सबसे व्यस्ततम न्यू गांधी चौक से लगे भारतीय टावर बिल्डिंग में आज सुबह अचानक आग लग गई। इस आगजनी में 3 से 4 दुकानें जलकर खाक हो गईं। लाखों का नुकसान हुआ। आग की सूचना के बाद मौके पर दमकल वाहन पहुंचे, लेकिन आग पर काबू पाने में नाकाम रहे, जिसके बाद धनपुरी, बुढ़ार और पेपर मिल से भी दमकल के वाहन बुलवाए गए। घटना की जानकारी के बाद मौके पर कलेक्टर, एसपी सहित अन्य आला अधिकारी भी पहुंचे और बचाव कार्य में तेजी लाने जुट गए। वहीं इस आग में बिल्डिंग के मालिक अग्रवाल परिवार के 4 सदस्य फंसे रहे, जिन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग लगने के मूल कारण के बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। फिलहाल आशंका जताई जा रही कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। 7 बजे के आसपास की घटना है, तो शॉर्ट सर्किट की आवाज़ आई। फिर उधर दूसरे सेक्शन में जिम कर रहे थे कुछ लोग, तो उधर से भागते हुए दूसरे सेक्शन में आए। तो उधर से देखे तो कांच वोच खोले तो धुआं पूरा दिखने लगा। फिर अफरा तफरी में कुछ लोग ऊपर गए, कुछ लोग नीचे आए। फिर हम लोग जब ऊपर गए तो ऊपर से देखे तो और आग फैलने लगी। सबसे पहले सुबह मीटर में आग लगी थी। मीटर में आग लगने के बाद में धीरे धीरे आग बढ़ने लग गई। आग बढ़ते बढ़ते एसी ने पकड़ ली। एसी बहुत तेज से ब्लास्ट हुआ, तब हमको पता चला कि जिनमें नीचे आग लगी हुई है। के ओनर थे वो नगर पालिका में कंप्लेन किए कि यहाँ आग लग गई है, और आकर के तो नगर पालिका के प्रशासन की तरफ से बहुत लेट आए, फायर ब्रिगेड बहुत लेट आई। 7:30 के करीब तब तक आग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जिसको काबू किया नहीं जा सकता।
पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में सुरक्षा एजेंसियों ने जैसलमेर से एक युवक को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि युवक का नाम महेंद्र प्रसाद है, जो उत्तराखंड का रहने वाला है। वो जैसलमेर में स्थित DRDO गेस्ट हाउस में संविदा पर काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि युवक पर पाकिस्तान को सेना से जुड़ी जानकारी भेजने का आरोप है। उसने अधिकारियों की गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां भी लीक की है। सुरक्षा एजेंसियों को उनके मोबाइल और चैट्स के जासूसी से जुड़े कई अहम सबूत मिलने की संभावना है। देर रात उसे डिटेन किया गया और अब उससे ज्वाइंट इंट्रोगेशन कमेटी पूछताछ करेगी। एक व्यक्ति को डिटेन किया गया DRDO गेस्ट हाउस से और संदेह है कि ये जानकारी जो है जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको लीक कर रहे थे। अभी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है और जो भी इनपुट्स होंगे वो आपके साथ उचित समय पर साझा किए जाएंगे। देखिए जो भी प्रोटोकॉल है उस हिसाब से सारी एजेंसी हैं और इनका नाम महेंद्र प्रसाद है और ये पिछले 5 साल से DRDO गेस्ट हाउस है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।